ठीक है भाई, आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और फ्लावरिंग प्लांट किसको कहते हैं? ध्यान करो, जब तुम्हें किंगडम प्लांटी पढ़ाया गया होगा तो थैलोफाइट पढ़ाए गए थे, ब्रायोफाइट्स पढ़ाए गए थे, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, और सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही फ्लावरिंग होती है। तो चाहे तो कह दो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, या हम कह दें रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और अगर तुम्हें एक प्लांट बना के दिखाएं तो ऐसा लगता है हमने अभी, चलो ये पृथ्वी बना ली, जमीन बना ली, और ये हो गया किसी पौधे की रूट, ये हो गया स्टेम। और तुम भी जानते हो कि जो स्टेम और रूट दोनों में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है भाई? स्टेम जो होता था उस पर ऐसे कहीं कहीं पर गांठें पाई जाती थी, नोड्स पाई जाती थी। ये अलग बात है कि दो नोड के बीच के जगह को हम लोग इंटर नोड कहते हैं, क्योंकि इंटर माने होता है इन बिटवीन टू, उसको तो इंटर नोड कहते थे। और जहां पर ये नोड होती थी यहीं पर ऐसे पत्तियां निकलती थी ना। तो हम तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट में रूट, स्टेम और लीफ, ये तीनों मिलकर प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट कहलाते हैं। वेजिटेटिव पार्ट अर्थात वनस्पति वाले पार्ट कहलाते हैं। और जो फूल लगता है, ऐसे ही बना दे अभी, ये जो फूल होता है ये उसका कहलाता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। संतान प्राप्त करने में फूल का रोल होता है। तो हमारे ज़माने में तो एक सवाल पूछा जाता था कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट बॉडी में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? तो फ्लावर को माना जाता है, क्योंकि उससे नेक्स्ट जनरेशन पैदा होती है। फूल किसको कहते हैं? चलो हम तो ये बनाने जा रहे हैं कि एक फूल कहते किसको। देखो भाई, तो हम लोग फिर से बना लें थोड़ा सा। एक फूल किसको कहते हैं? तो मान लो ये स्टेम है, और जैसे इंसान का बच्चा इंसान होता है, रूट का बच्चा रूट होता है, और स्टेम का बच्चा क्या होगा? स्टेम। तो इसी स्टेम पर ऐसे ब्रांचेज निकलती हैं। चूंकि स्टेम की ब्रांच है तो यहाँ पर भी ऐसे नोड होंगे, और जहाँ पर नोड होती है वहाँ पर क्या निकलती? लीव्स। तो ये जो नोड हैं यहाँ से भी लीव्स निकलती हैं। अलग बात है कि वो दिखने में अर्थात शकल सूरत में अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं, और अभी हम दिखाएंगे। इसलिए ये भी लीव्स हैं, इनको कहते हैं फ्लोरल लीव्स। चाहे फ्लोरल लीव कह दो, चाहे स्पोरोफिल्स कह दो, ऐसे मॉडिफाइड हो जाती है ऐसे, लो ऐसे। अब इनके नाम बताएंगे। ऐसे हो सकती है, कुछ जो है ऐसी हो सकती है, माचिस की तीलियों जैसी हो गई, ऐसी। और बनाते रहे, कुछ मान लो यहाँ पे बना दी। ये एक लीफ है, ये ऐसे सामने से दिख रही है इसलिए इसका किनारा दिख रहा। अगर सामने से दिखाएं तो पता चलेगा ये पूरी पत्ती है, पूरी लीफ है, ऐसे। चलो हम यहाँ दो लीफ बनाए दे रहे, ऐसे, ठीक है ना। ये जो लीव्स हैं अभी हम तुम्हें बताएंगे कि सबसे जो बाहर की है ये, इस आउटर होर्ल की एक लीफ को सेपल कहते हैं, और पूरे होर्ल को कहते हैं कैलिक्स। कैलिक्स, पूरी होर्ल को चलो बना के दिखा लें। जैसे मान लो ये है एक आउटर होर्ल, पहले हमने एक लीफ बनाई,
एक्चुअली ये जो डायग्राम है ये सामने से दिख रहा, अगर किसी फूल को हम ऐसे सामने से देखें तो ऐसा दिखाई देगा, ऐसा लगता है ये हमने दूसरी होल्ड बनाई, दूसरी लीफ बनाई आउटर होल्ड की। ये तो एक लीफ को सेपल और पूरी होर्ल को कैलिक्स कहेंगे। अब ये एक होर्ल में 4 लीफ हैं कि 5 हैं कि 3 हैं, ये तो डिपेंड करता है कि किस फैमिली का पौधा है। हाँ, ये अलग बात है कि ज़्यादातर फैमिलीज पेंटामीरस होती हैं, प्रत्येक होर्ल में 5 या 5 के मल्टीपल में होती हैं लीव्स ना। इस तरह से हमने बनाई, तो पूरी होर्ल को कहते हैं कैलिक्स, एक लीफ को सेपल। इसी तरह हमने तुम्हें बता रहे थे ये जो दूसरी पत्ती है, ये इसकी एक लीफ को पेटल और पूरे होर्ल को कहते हैं करोला। ये भी बना के दिखा दें, चलो। ऐसा लगता है हमने पूरी होल्ड बनाई, पहले एक लीफ बना दे, ऐसे। दूसरी बना दी, तीसरी, और ऐसे चौथी। ठीक है ना। यहां पर भी यही बात है। इसके बाद ये जो तीसरी होल है, ये इसकी एक लीफ को स्टेमिन यानी कि माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं और पूरे होल को कहते हैं एंड्रोसियम। बना के दिखाएं, जैसे हम तो थोड़ा सा ऐसे सर्कल बनाया, ऐसे। चलो एक लीफ बना दें, ऐसे। तो पूरी होल को क्या कहा था अभी? एंड्रोसियम। और एक यूनिट को कहा था, एक लीफ को कहा था स्टेमिन। ठीक। अच्छा, इसी तरह जो सबसे टॉप पे है, इसकी एक लीफ को, एक यूनिट को मेगा स्पोरोफिल या कार्पल कहते हैं, जबकि पूरी होल को कहते हैं गाइनोसियम। चलो बना के दिखाते हैं। ऐसा लगता है एक लीफ हमने इधर से बना दी है, एक लीफ इधर साइड से बना दे, ये तो बन गई पूरी गाइनोसियम। तो इस तरह से एक जो फूल होता है, कंप्लीट फ्लावर होता है, उसके ऐसे 4 पार्ट माने जाते हैं। टिपिकल फ्लावर के 4 पार्ट माने जाते हैं। हाँ, इनमें से अगर एक भी पार्ट अब्सेंट है तो वो ऐसे फूल को कंप्लीट फूल नहीं कहा जाता है, इनकम्प्लीट फूल कहा जाता है। ये अलग बात है कि अभी थोड़ी देर बाद हम बताएंगे कि ये जो एंड्रोसियम है, उसकी जो एंथर है, उसके अंदर पॉलिन ग्रेन और पॉलिन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट बना करेंगे। मतलब कुल मिला के बोलना चाहते हैं कि ऐसा लगता है ये फूल का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और इसके अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एक सेल या एक बनेगा, अर्थात ऐसा लगता है ये फीमेल पार्ट है। तो हम तुम्हें बताना चाहते हैं कि संतान प्राप्त करने के लिए मेल और फीमेल गैमीट चाहिए, अर्थात इस पूरे फूल में सबसे आवश्यक, संतान प्राप्त करने के लिए सबसे आवश्यक पार्ट कौन सा है? सबसे आवश्यक है, नेसेसरी पार्ट है ये 2 चीज़ें। इसलिए इन दोनों को मिला के फूल का
नेसेसरी होल्ड कहलाती हैं। ठीक, ये आवश्यक नहीं है संतान प्राप्त करने के लिए, ये सहायक है। क्यों सहायक है? जैसे तुम भी जानते हो कि जब फूल रंगीन दिखाई देता तो हम लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर जाते हैं। हनी भी जाती होगी, भैंस भी जाती होगी, बरैया जाती होगी, और हो सकता है किसी दूसरे फूल से बरैया या मधुमक्खी आए और इस फूल की तरफ अट्रैक्ट हो, इसके यहाँ पे बैठे, और हो सकता है उसके विंग्स से पॉलिन ग्रेन चिपके हों, वो पॉलिन ग्रेन यहाँ आ जाएं और पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन हो जाए। तो इस तरह से पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन करा के ये होल्ड इंसेक्ट को अट्रैक्ट करके ये होल्ड इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में मदद तो करती है, लेकिन आवश्यक नहीं, सहायक है। इसलिए इन दोनों होल्ड को मिला के हम लोग एक्सेसरी होल्ड कहते हैं, ठीक ना। ये तो हो गया मेल पार्ट। फीमेल पार्ट, ये मेल पार्ट। फिर इनका काम क्या होता है? भाई हमने तुमसे कहा था कि हम लोग कपड़े क्यों पहनते हैं? इज्जत ढकने के लिए। नहीं, इज्जत ढकने के लिए नहीं पहनते। इज्जत तो कुत्ता बिल्ली की भी होती है, वो क्यों नहीं कपड़े पहनते हैं? एक्चुअली कपड़े पहनने का मुख्य उद्देश्य होता है धूल मिट्टी बैक्टीरिया से शरीर की रक्षा करना। तो ये जो दो होल्ड थी जो कि अभी डायग्राम बनाया था, इनका मुख्य होल्ड उद्देश्य होता है, फंडामेंटल फंक्शन होता है कि जो रिप्रोडक्टिव होल्ड हैं, जो नेसेसरी होल्ड हैं, उनको बाहर से सुरक्षा देना, प्रोटेक्शन देना। ये अलग बात है कि ये कलर्ड है तो इंसेक्ट को भी अट्रैक्ट कर सकती है। ये अलग बात है कि ये ग्रीन है, और तुम भी जानते हो प्लांट का जो पार्ट ग्रीन होता है वो धूप में भोजन बना सकता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो याद रहे, इनका फंडामेंटल फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन है प्रोटेक्शन टू द इनर होल्ड, लेकिन बात दूसरे फंक्शन कुछ भी हो सकते हैं। बात चल रही थी फूल किसको कहते हैं। अब जरा सोचो, तुमने कभी बचपन में कागज़ का फूल बनाते देखा? हम जब छोटे थे तो हमने देखा था कि कुछ हमारे यहाँ कलाकार आए और वो क्या करते थे, ऐसे कागज़ की स्ट्रिप लेते थे, रंगीन कागज़ की, है ना, और उसका ऐसे रोल बनाते थे ऐसे ना, और फिर इसको कैंची से डिजाइनदार काटते थे, फिर ऐसे घसीटते थे, ऐसे ऐंठते हुए घसीटते थे। जो पत्तियां थी उसको ऐसे टेढ़ा कर देते थे, और फिर धीरे धीरे फिर इसको कंडेंस कर देते थे, अंदर ही धसा देते थे। सोचो जरा, अगर हम इसको कंडेंस करें तो क्या होगा? ये वाली इंटरनोड इसके अंदर चली जाएगी, ये वाली इंटरनोड इसके अंदर चली जाएगी, ये वाली इंटरनोड इसके अंदर चली जाएगी, है कि नहीं? हम तो कितनी बार बता चुके कि अगर हमको साइड से दबाओगे पतले और लंबे हो जाएंगे, और लंबाई में दबाओगे छोटे और मोटे हो जाएंगे। तो होता क्या है, जब इसको कंडेंस किया जाता है तो फिर ऐसा होता है कि जब इसको कंडेंस किया जाता है तो जो ये फूल का डंठल था, जिसको स्टाक ऑफ फ्लावर को क्या कहते हैं, पेडसिल, ये यहाँ पर ऐसे फूल सजाता है। ये तो गया स्टाक, और ये ऐसे फूल सजाता है। ये लगता है सारी नोड यहीं पास पास आ गई। ऐसे मेरे ज़माने में सवाल पूछा जाता था। इस सॉलिड पार्ट को कहते हैं थैलमस, अलग लिखते, चाहे थैलमस कह दो या रिसेप्टिकल कह दो। मेरे ज़माने में सवाल पूछा जाता था कि अगर थैलमस को काट के देखें, इसका क्रॉस सेक्शन बनाएं, तो अंदर जो जाइलम फ्लोएम अर्थात वैस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट है वो कैसा दिखाई देगा? रेडियल टाइप का या कंजॉइंट कोलेटरल टाइप का? तो तुम भी जानते हो रेडियल टाइप के वैस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट तो रूट में होता है, और ये क्या है, स्टेम। तो इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर वैस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट वैसा ही होगा जैसा कि किसी स्टेम में होता है, अर्थात कंजॉइंट कोलेटरल टाइप का। चूंकि सारी नोड पास में आ गई और यहीं पर लगी थी डिफरेंट लीव्स, चलो हम बनाए दे रहे हैं। ऐसा लगता है ये इनर होल्ड या टॉप मोस्ट होल्ड की लीफ हो गई है ना। इसके बाद यहीं कहीं से माचिस की तीलियां अर्थात थर्ड होल की लीव्स दिख रही थी ऐसे। इसके बाद यहीं से निकलेंगी सेकेंड होल की लीफ ऐसी ना, और यहीं से निकलेंगी
फर्स्ट होल की लीफ। ये और दिखने लगा क्या? फूल। तो फूल क्या हुआ? फूल होता है वास्तव में हाईली कंडेंस्ड मॉडिफाइड स्टेम होता है, या कह दो सूट होता है। ठीक है ना? और हम तुम्हें बता चुके थे ये टिपिकल फ्लावर में कितने पार्ट थे? 4 पार्ट होने चाहिए, जो तुम्हें पता थे। कौन कौन से? एक बार फिर बताना। आउटर मोस्ट होल मतलब कैलिक्स, सेकेंड होल मतलब करोला, थर्ड होल मतलब एंड्रोसियम, और लास्ट होल मतलब गाइनोसियम। हाँ, कभी कभी ये देखा गया है कि ये जो स्टॉक ऑफ फ्लावर होता है, मतलब जो पेडसिल होता है, इसके बेस पर भी यहाँ लीफ लाइक कोई अपेंडेजेज हो सकता है। तब अलग बात है कि ये मार्फोलॉजी में पढ़ाया जाएगा कि इस अपेंडेजेस को कहते हैं ब्रैक्ट। क्या कहते हैं इसको? ब्रैक्ट कहते हैं। तो इस तरह से हम तो ये बता रहे थे कि फूल कुछ नहीं है, सिंपली मॉडिफाइड सूट है। अब हम तुम्हें चूंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाने जा रहे हैं, तो अभी हम तुम्हें दिखाएंगे कि किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट में एंड्रोसियम को मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और गाइनोसियम को फीमेल कहते हैं। तो चलो हम तुम्हें इन्हीं को डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। ठीक है ना? सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अर्थात हम लोग स्टैमेन पढ़ेंगे। चाहे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट करते हैं, चाहे एंड्रोसियम। और अभी बताया था कि जो एंड्रोसियम है, उसकी एक यूनिट को क्या कहा था? स्टेमिन। एंड्रोसियम इज द whorl ऑफ स्टेमिन। ठीक? और जो प्रत्येक स्टेमिन होता है, उसके स्वयं 2 पार्ट होते हैं। यहीं पे तो बना ले, अलग बना दे। ये था मतलब जैसे ये है, ये है स्टेमिन। एक स्टेमिन के 2 पार्ट माने जाते हैं। जो ये धागानुमा पार्ट है, ये इसको तो कहते हैं फिलामेंट। और ये सॉलिन पार्ट है जो ये, इसको कहा जाता है एंथर। इसको एंथर कहा जाता है। हम तुम्हें बताएंगे कि जो एंथर, ये सॉलिन पार्ट है, इसी के अंदर अभी पॉलिन ग्रेन और उनके अंदर मेल गैमीट बना करेंगे। भाई ऐसे ही तो होगा ना, मेल गैमीट होगा, फीमेल गैमीट होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, तब जाके एम्ब्रियो अर्थात बच्चा बनेगा। तो जो एंथर है, इसी के अंदर पॉलिन ग्रेन बनेंगे। तो इसको तो कभी कभी फर्टाइल पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्टाइल पार्ट। फिर ये क्या करता है? इसका मुख्य फंक्शन होता है कि जैसे मान लो ये जड़ है और इसने जमीन में से वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब किए होंगे, तो रूट द्वारा एब्जॉर्ब्ड वाटर मिनरल्स को
ऐसा लगता है फर्टाइल पार्ट तक पहुंचाना इसका काम होता है। वाटर मिनरल का संवाहन करना इसका काम होता है, इसलिए इसको कंडक्टिंग पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडक्टिंग पार्ट कहते हैं, उसको फर्टाइल पार्ट कहते हैं। लेकिन हम तुम्हें एक बात बताएं, एक बार नीट में सवाल ये पूछा गया कि ये जो फिलामेंट है इसका कौन सा भाग थैलेमस से जुड़ा है, कौन सा एंथर से जुड़ा है। तो तुम्हें एक बात बताएं, जैसे मान लो ये मेरा हाथ है, कोई भी पार्ट हो, बॉडी पार्ट हो, उसका जो एंड अटैच्ड होता है किसी चीज से वो हमेशा प्रॉक्सिमल अर्थात समीपस्थ कहलाता है, और जो एंड फ्री होता है वो हमेशा दूरस्थ अर्थात डिस्टल कहलाता है। याद रखने का तरीका सिंपल सा है। मान लो कोई एक चीटा है, वो इसके चढ़ के जाए पर, तो यही कहेगा कि पहले भाई हमको शोल्डर पर मिला, फिर एल्बो पर मिला, फिंगर पर बहुत दूर है, डिस्टल है। जैसे पहले पूरे इंसान पे समझाएं तो ऐसा लगता पैर हमारे पृथ्वी पर चिपके, तो पैर कहलाएंगे प्रॉक्सिमल एंड, और जो सिर है ये हवा में फ्री है, तो सिर क्या कहलाएगा? डिस्टल एंड कहलाएगा। ये हाइड्रा में पूछा जाता है। तो सवाल था कि फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड किससे जुड़ा होता है, तो कहोगे थैलेमस से, और जबकि डिस्टल पूछा जाता तो कहोगे एंथर से जुड़ा होता है। ठीक है ना? ये जो स्वयं एंथर होता है, हम तुम्हें बताएं, ये दो अर्धभाग से मिलकर बना होता है। एक अर्धभाग इधर दिख रहा है ये, और एक कुछ ये दिख रहा है ये छोटा सा। प्रत्येक अर्धभाग को एंथर लोब कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथर लोब। चाहे एंथर लोब कह दो या इसी का दूसरा नाम होता है थीका। थीका कहते हैं। तो इसलिए हम तो बताएं कि मोस्ट एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज में कहा जाता है कि जो एंथर होता है वो दो थीका वाला होता है, मतलब डाइथीकस होता है। बायोलॉजी है, साइंस ऑफ एक्सेप्शन कहलाती है, अपवाद हो सकते हैं। एक फैमिली बताएंगे मालवेसी, उसमें एंथर में सिंगल लोब होता है अर्थात मोनोथीकस होता है। अच्छा, याद रखने का तरीका भी है, मालवेसी की ज़्यादातर चीज़ें एम से शुरू होती हैं। स्वयं मालवेसी फैमिली एम से है। उसकी प्लांट बॉडी में म्यूकस होता है, या माने म्यूकस, मोनोडेल्फस, मोनोथीकस, मल्टीलाकुलर, मल्टीसीडेड, ज़्यादातर एम से शुरू होते हैं। तो इस तरह से चलो हम तुम्हें थोड़ा सा एक एंथर अलग से बना के दिखाएं। तो क्या कर रहे थे, मोस्ट एंजियोस्पर्मिक फैमिली जो होती हैं उनके एंथर होते हैं डाइथीकस, और मालवेसी के कैसे कहलाएंगे? मोनोथीकस। थोड़ा सा ये एंथर हम तुम्हें 20 से काट के दिखाएं, ऐसा होगा। ठीक है, अभी तो हमें दो एंथर लोब साफ साफ दिख रहे हैं। ये बीच से ना कटा होता तो यहाँ से चला जाता है सीधा। और जैसे तुमने कभी भिंडी को काट के देखा हो, भिंडी को बड़ा बड़ा काटो तो बीच में 5 सुरंगें महसूस होती। एंथर को जब काटते हैं तो इसमें भी अंदर ऐसा लगता है सुरंग टाइप की होती, टनल टाइप की होती है। एक ये बना दी हमने, एक ये बना दी हमने, एक ये बना दी हमने, और एक ये बना दी। ठीक, ये जो सुरंगें बनाई हैं ये, इसको कहते हैं पॉलन चैम्बर। इसी के अंदर पॉलन ग्रैंड बनेंगे। जैसे नहीं भिंडी में अंदर बीज भरे होते हैं, चाहे तो पॉलन चैम्बर कहते हैं या फिर माइक्रो स्पोरेंजियम कहते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम एक वचन है तो माइक्रोस्पोरेंजियम, चूंकि 4 हैं बहुवचन बोलना पड़ेगा तो यहां पर माइक्रोस्पोरेंजिया भी बोल सकते हैं। ठीक है ना? तो फिर से एक बार बताओ सोच के,
कि मोस्ट एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज के एंथर डाइथीकस होते हैं। हम कह सकते हैं कि स्पोरेंजिया के रिस्पेक्ट में, मतलब टेट्रा स्पोरेंजिएट होती हैं। अगर मालवेसी होती तो एक ही एंथर लोब होता, मतलब 2 ही माइक्रोस्पोरेंजिया होती, तो हम कह सकते हैं मालवेसी में मोनोथीकस, इसलिए बाइस्पोरेंजिएट एंथर होते, ठीक है ना। इस तरह से हमने तुम्हें अभी एंथर के बारे में थोड़ा सा बताया। अब हम ये बताने जा रहे हैं कि ये प्लांट बॉडी में जब एंथर बनता तो बनता कैसे, ठीक है। चलो देखो, अच्छा, डेवलपमेंट ऑफ एंथर और फिर उसके अंदर कैसे पॉलन ग्रेन बनता है ये बताने जा रहे हैं। देखो तो पढ़ाने जा रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ एंथर। हम तुम्हें एक बात बताएं कि जब भी कोई प्लांट पार्ट बनना शुरू होता है, यही बताने जा रहा है कि एंथर बनता कैसे। जब भी कोई प्लांट पार्ट बनना शुरू होता है, चाहे रूट हो, स्टेम हो, यहां तक कि आज एंथर ही क्यों ना हो, उस प्लांट पार्ट के बनने में सबसे पहले ऐसे थिन वॉल्ड सेल्स का एक मास बनता है। ये थिन वॉल्ड सेल्स का क्या मतलब है? अरे तुमने प्लांट टिश्यू पढ़ा कभी? उस समय 2 प्रकार के टिश्यू पढ़ाए जाते थे, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी तो जाइलम फ्लोएम पढ़ते थे, लेकिन जब सिंपल टिश्यू पढ़ते थे तो उसमें भी 3 पढ़ाए जाते थे, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेनकाइमा, है ना। और पैरेनकाइमा को तुम दादा परदादा टाइप का टिश्यू बनो समझो। जब भी कोई प्लांट टिश्यू ऑर्गन बनना शुरू होता है तो सबसे पहले थिन वॉल्ड सेल्स अर्थात पैरेनकाइमेटस टिश्यू ही बनता है। चूंकि इनकी सेल वॉल थिन होती है, धूल मिट्टी बैक्टीरिया अंदर जा सकती है। भगवान ने क्या किया, सुरक्षा के लिए इनके ऊपर कॉम्पैक्ट सेल्स की ऐसे एक लेयर बना दी। इसका वही काम होता है जो हमारी स्किन का काम क्या होता है। हमारी स्किन का क्या काम होता है? धूल मिट्टी बैक्टीरिया को हमारे शरीर में घुसने से रोकना। पता, स्किन की स्टडी को अब तो पढ़ा ही नहीं जाता, पहले हमें पढ़ाया जाता था एक चैप्टर इंटेगुमेंट्री सिस्टम, जिसमें स्किन और स्किन के डेरिवेटिव्स पढ़ाए जाते थे, है ना। तो ये भी लग रहा प्लांट बॉडी के ऊपर हमने स्किन बना दी। स्किन की स्टडी को डर्मेटोलॉजी कहते हैं, इसलिए यहाँ इस लेयर का नाम है इपीडर्मिस। क्या नाम होता है? इपीडर्मिस। तो हम ये बता रहे थे कि चाहे रूट बनाए, स्टेम बनाए, लीफ बनाए, यहाँ तक कि एंथर ही क्यों न बनाए, सबसे पहले इंटेगुमेंटेड पैरेनकाइमेटस सेल्स का मास बनता है सबसे पहले, ठीक है। चलो अच्छा लिख दें। तो इपीडर्मिस हो गई और ये पैरेनकाइमेटस सेल्स का मास हो गया। ठीक, अब क्या होगा? जैसे जैसे समय व्यतीत होगा पौधा मैच्योर होगा, और जब भी हम जैसे जैसे और समय व्यतीत होगा तो हो सकता है वो जो एंथर लोब बनाया था उसका ऐसे साइज भी बढ़े, क्योंकि अंदर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगी, और साथ ही साथ ये मास जो है थोड़ा अपना शेप बदलने लगता है।
अब बार बार नहीं बनाएंगे, अभी मान लेना थोड़ी देर के लिए, अभी हमने एपिडर्मिस बनाई और उसके अंदर ऐसी डॉट डॉट बना दीजिए पैरेन्काइमेटस सेल्स को। ये तो हमने बना दी पैरेन्काइमेटस सेल्स। एक एक करके बनाने में टाइम लगता है, इसलिए बना दिए इसे। ठीक, जैसे जैसे समय व्यतीत होगा एंथर मैच्योर होगा, और हम तुम्हें बताते हैं दो प्रोसेस सदा साथ साथ होते हैं, मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन। जैसे ध्यान करो, हम लोग जब छोटे थे और क्लास 8th जब पास की थी, कक्षा 8 तक तो सारे बच्चे एक जैसे थे, लेकिन जैसे ही 9th में एडमिशन लिया तो लगता था कि कुछ बच्चे आर्ट के सब्जेक्ट ले लिए, कुछ साइंस के, मतलब स्टूडेंट में विभेदन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। फिर 9th 10th पढ़ने के बाद जब 11वें में एडमिशन लिया तो जो साइंस के स्टूडेंट थे उनमें भी डिफरेंशिएशन हो गया, किसी ने मैथ ली, किसी ने बायोलॉजी। तो मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन साथ साथ चलता है। जैसे जैसे ये इंटर मैच्योर हुआ, क्या हुआ कि जो ये पैरेन्काइमेटस सेल्स थी, प्रत्येक कॉर्नर पर ऐसे एक एक सेल बड़ी, और उसका साइटोप्लाज्म भी गाढ़ा हो गया दूसरों की तुलना में, और न्यूक्लियस भी बड़ा हो गया। ऐसे प्रत्येक कॉर्नर पर साइटोप्लाज्म डेंस, न्यूक्लियस प्रोमिनेंट हो गया। ठीक, इस सेल को कहने लगते हैं आर्कीस्पोरियल सेल। क्या कहते हैं? आर्कीस्पोरियल सेल। ठीक, अच्छा, इसका नाम बहुत सुंदर है। एक्चुअली आर्की माने होता है एंशिएंट, प्राचीन। ये बताती है कि हम माइक्रोस्पोर बनाने वाली सबसे प्राचीन सेल होंगे। अब जैसे जैसे और समय व्यतीत हुआ तो ठीक है, हम और डायग्राम बनाएं, इसी में कुछ चेंज कर देगा। तो जैसे जैसे और समय व्यतीत होता है तो इन सेल्स में अब पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। पेरिक्लाइनल डिवीजन एक्चुअली हम तुम्हें कभी बताएंगे कि जैसे मान लो ये कोई सेल है, अलग बताते हैं। मान लो ये कोई सर्किल है और ये एपिडर्मल सेल्स है, मान लो, है ना। इसमें डिवीजन हो और अगर चाकू चलता है पैरेलल टू पेरिफेरी, ऐसे करके, ऐसा लगता है जैसे ऐसे चाकू चला दिया, पैरेलल टू पेरिफेरी चलता है तो दो सेल बनती है, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ। पैरेलल टू पेरिफेरी होने वाले इस डिवीजन को पेरिक्लाइनल डिवीजन कहते हैं। मान लो ये दूसरी सेल होती, इसमें डिवीजन होता है तो इसमें चाकू ऐसे न चले बल्कि परिधि के पेरिफेरी के 90 डिग्री पर चल जाए तो जो सेल्स बनती है वो राइट लेफ्ट दो कहलाती हैं। तो इस प्रकार के डिवीजन को एंटीक्लाइनल कहते हैं। मगर यहाँ कौन सा होगा? पेरिक्लाइनल। पेरिक्लाइनल तो नतीजा ऐसे ऐसे से चाकू चलेगा, पैरेलल टू पेरिफेरी चाकू चलेगा। ये सब में दो दो सेल बन जाएंगी प्रत्येक जगह पर, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ। जब दो दो सेल बनी तो जो अंदर की तरफ सेल है या जो बाहर की तरफ सेल है, इसको कहने लगते हैं प्राइमरी पैराइटल सेल। ठीक, और जो अंदर की तरफ बनी इसको कहा जाता है प्राइमरी स्पोरोचिनस सेल। ठीक, अच्छा, अब क्या होगा? अब जैसे जैसे और समय व्यतीत होगा तो अब क्या होगा, चूंकि जगह कम है तो हम लोग इधर को डायग्राम बना ले रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे और समय व्यतीत होगा ये अपनी मैच्योर एंथर पूरी शेप ले लेगा। एक तो ऐसे,
ठीक। अब चलो यहाँ कंप्लीट बना ले रहे। तो हम ये बता रहे थे कि ये तो पहले से ही मौजूद है, एपिडर्मिस। थोड़ी बना लें, जरूरत पड़ेगी। आगे नहीं बनाए, ठीक है। और ये कह रहे थे कि जो ये बाहर वाली सेल है, यहाँ 2 सेल बनाई थी, एक बाहर की तरफ, एक अंदर की तरफ, ऐसे प्रत्येक कॉर्नर हुआ था। ठीक है, बाकी तो सेल है ही नहीं, बार बार बनाई नहीं, टाइम लगेगा। अब ये कह रहे थे कि जो ये बाहर वाली सेल है, अर्थात प्राइमरी पैराइटल सेल है, इसमें बार बार डिवीजन होगा। ठीक है ना। और इससे क्या होगा, यहाँ पर एक दीवार बनेगी, और जो अंदर वाली सेल है, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स है, उसमें भी डिवीजन होगा, उसको भी बाद में बताएंगे। तो ये जो बाहर वाली सेल है, ये बार बार डिवाइड करती है, देखना। और ऐसे यहाँ पर जो भी क्रॉस सेक्शन बनाया था, जहाँ माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाई थी, उस माइक्रोस्पोरेंजिया की अब दीवार बनाने जा रही है प्राइमरी पैराइटल सेल के डिवीजन रीडिवीजन से बनी डॉटर सेल। और हम तुम्हें बताएंगे कि इस सेल के डिवीजन से जो दीवार बनेगी, उसमें सबसे अंदर की तरफ ऐसे जो एक लेयर होती है, अब इस लेयर का नाम बताएंगे। इस लेयर का नाम होता है टैपिटम। ठीक है, अच्छा, इसके डिवीजन से तो बार बार सेल बनी होंगी। इस टैपिटम के जस्ट आउटसाइड फिर सेल्स होती है, इसी सेल के डिवीजन रीडिवीजन से बनती है, ऐसे। जो येलो कलर से बना रहे हैं, इस लेयर को बताएंगे, अभी कहते हैं मिडिल लेयर। ठीक, हाँ, ये टैपिटम तो ज़्यादातर सिंगल लेयर है, लेकिन जो मिडिल लेयर होती है, यहाँ सेल्स की ऐसे 2 और 3 लेयर हो सकती है। ठीक, चलो हमने 2 लेयर बना दी। इसी बाहर वाली सेल अर्थात प्राइमरी पैराइटल सेल के डिवीजन से जो ये पूरी दीवार बननी, अभी एक और लेयर बनाने जा रहे हैं। ऐसे ज़्यादातर उस लेयर की सेल्स कॉलमनर होती हैं, स्तंभाकार होती है, ऐसे।
ठीक। और इस लेयर को कहते हैं एंडोथीसियम। क्या कहते हैं? एंडोथीसियम। इस तरह से हमने तुम्हें अभी जो ये डायग्राम बनाया था एंथर वाला, एक स्पोरेंजिया की दीवार बना के दिखाई कि एक स्पोरेंजिया की दीवार में टोटल लेयर कितनी होती है। एक बार हम उनके नाम फिर से लिख दें जिससे थोड़ा याद रहे। सबसे वाली बाहर वाली नाम था इसका एपिडर्मिस। ठीक। इस सेल्स की सिंगल लेयर से बनी होती है। सेल्स तो पैरेनकाइमेटस होती है मगर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती है, क्योंकि पैरेनकाइमा टिश्यू की खास बात पढ़ाई गई कि दो सेल्स के बीच में गैप होता है, मतलब इंटरसेलुलर स्पेस होता है। लेकिन एपिडर्मिस के लिए कहा जाता है कि चाहे रूट की हो, स्टेम की हो, लीफ की हो, दो एपिडर्मल सेल्स के बीच कोई रिक्त स्थान नहीं होता है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। ठीक है ना। मेन काम है, उद्देश्य है धूल मिट्टी बैक्टीरिया को यहाँ तक आने से रोकना। दूसरी जो लेयर हमने ये वाली, इसका नाम होता है एंडोथीसियम। ये भी सेल्स की सिंगल लेयर है। सेल्स इसकी स्तंभाकार अर्थात कॉलमनर होती हैं। मगर अभी हम तुम्हें बताएंगे कि इसकी जो टेंजेंशियल और रेडियल वॉल होती है, पता मत भूलना, प्लांट सेल पढ़ा रहे हैं, और प्लांट की सेल के चारों तरफ सेलुलोज की बनी सेल वॉल होती है। मगर जो एंडोथीसियल सेल होती है इन पे सेलुलोजिक फाइब्रिल्स की कुछ सेलुलोजिक फाइब्रिल्स की कुछ एक्स्ट्रा थिकनिंग बन जाती है। बना के दिखा रहे हैं ऐसे ऐसे, मतलब सेल वॉल कुछ यहाँ पर ज़्यादा ही मजबूत हो जाती है। ये सेलुलोज में भी कौन सा सेलुलोज? अल्फा सेलुलोज। अब अल्फा बीटा तो बॉन्ड के आधार पर होता है। मगर हम तुम्हें बताएंगे कि ऐसे सेलुलोजिक थिकनिंग एंडोथीसियम की प्रत्येक सेल पर होता है, मगर ये जो जगह है जिसको माउथ कहते हैं, चाहे माउथ कह दो चाहे स्टोमियम कह दो। अगर तुमने कभी गेहूं देखा हो, चलो अच्छा हम तुम्हें बना के दिखाएं। जैसे मान लो ये बुकलेट से बनाए, ये एक एंथर लोब है, बना के दिखा रहे हैं ऐसे ऐसे बनाया। जब एंथर लोब बनाया तो तुम देखो कि दो उनके बीच में कैसे बीच में स्लिट लाइक दरार दिखती, मतलब स्लिट लाइक दिख रही है ना, स्लिट दिख रही है, इसी कहते हैं दरार। गेहूं में भी देखा होगा दरार से होती है। इसी जगह से इस जो स्लिट होती है स्टोमियम होता है, इसके जस्ट नीचे की जो एंडोथीसियल सेल्स होती हैं उन पर सेलुलोजिक फाइब्रिल्स की थिकनिंग नहीं होती है, मतलब दीवार कमजोर रह जाती है। ठीक ना। तो इस तरह से हम अभी तो ये बता रहे थे कि जो प्राइमरी पैरेटल सेल्स है वो इस चैम्बर की दीवार बनाती है, जिसमें हम दो लेयर सेल्स बता चुके हैं। ये भी प्रोटेक्शन देगी, धूल मिट्टी बैक्टीरिया को अंदर जाने से रोकेगी, मगर एक काम अभी और करेगी, थोड़ी देर बाद बताएंगे। फिर जो तीसरी वाली लेयर है, ये इसको क्या कहेंगे? मिडिल लेयर कहेंगे। बस यहाँ सेल्स की
2 या 3 लेयर हो सकती हैं। और फिर जो सबसे अंदर वाली है ये, इसको कहेंगे चौथी लेयर, अर्थात टैपेटम कहते हैं। तो कोई हमें बताए कि वॉल ऑफ स्पोरेंजियम कितने लेयर बताइए? ऐसे 4 लेयर होती है। ठीक, हाँ, हम तुम्हें बताएंगे कि इनके फंक्शन क्या होते हैं। तो मत भूलना कि जो ये दूसरी सेल ऐसी इस तरह की स्पोरेंजिया यहाँ पर भी बनेगी, यहाँ पर भी बनेगी, यहाँ पर भी, प्रत्येक कॉर्नर पे बनेगी। तुम जानते हो कि अप टू ब्रायोफाइटा मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती थी, गैमेटोफिटिक जनरेशन को दर्शाती थी। टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सब 2n होते थे। मेन प्लांट बॉडी 2n होती थी। ठीक, तो प्रत्येक पार्ट 2n होता है, चाहे वो एंथर ही क्यों ना हो। ठीक है, ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स थी, इसमें बार बार डिवीजन होता है। इसके डिवीजन से डॉटर सेल बनती हैं, वो अभी हम डॉट 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 बनाए दे रहे। ठीक, वो यहीं पर ऐसे भरी होती होगी, ये ऐसी भरी होती है। यहां पर जो एक सेल होगी, उस सेल को तो कहेंगे, पहले पूरे एक सेल को तो कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, उसी से माइक्रोस्पोर अर्थात पॉलन ग्रेन बना करेगा। लेकिन तुम जानते हो ग्रुप ऑफ सेल को तो टिश्यू कहते हैं। तो यहां जो इस सेल्स का मास भरा है, इसको कहते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक, या ऐसे कह सकते हो मेड अप ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल। चाहे माइक्रोस्पोर मदर सेल कह दो, चाहे पॉलिन मदर सेल। और माइक्रोस्पोर मदर सेल कैसी होगी? डिप्लॉयड, क्योंकि प्रत्येक प्लांट सेल डिप्लॉयड है। ठीक, ऐसा होता है। अच्छा, तो हम तुम्हें ये बता रहे थे जो टैपेटम होती है, हालांकि ये स्वयं 2 प्रकार की होती है। एक तो अमीबॉइड टाइप की होती है, बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है नहीं वैसे यहाँ पर, और एक सिक्रीटरी टाइप या ग्लैंडुलर टाइप की होती है। लेकिन बहुत ज़रूरत नहीं है। तो ये करती क्या टैपेटम? तो हम तुम्हें बताएंगे कि जब इस चैम्बर के अंदर जो माइक्रोस्पोर मदर सेल भरी हैं, पॉलिन मदर सेल भरी हैं, जैसे हम मुर्गी का अंडा खा जाते हैं तो ये भी तो सेल ही है। तो बताते हैं ये माइक्रोस्पोर मदर सेल इस टैपेटल सेल्स को एज ए भोजन इस्तेमाल कर लेती है। मतलब इनका काम होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल और उनसे बने माइक्रोस्पोर को नरिशमेंट, पोषण प्रदान करना। ये तो एक फंक्शन बताया। साथ ही साथ हम तुम्हें बताएंगे कि साथ ही साथ ये बहुत सारे एंजाइम और हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं। साथ ही साथ हम तुम्हें बताएंगे, जैसे मान लो ये है मटर का फूल है कि नहीं। अब देखो, जिस स्पीसीज, प्लांट स्पीसीज का पॉलिन ग्रेन है, वो उसी स्पीसीज के, जैसे ये पाइसम सडाइवम की बात हो रही, तो ये उसी स्पीसीज के स्टिग्मा पर आके गिरेगा तो आगे का प्रोसेस प्रोसीड करेगा। लेकिन हवा का क्या है भरोसा, हो सकता वो किसी दूसरे, मान लो नीम के पेड़ पर पहुंचा दे। तो अगर पॉलिन ग्रेन किसी दूसरे स्पीसीज के स्टिग्मा पर आ जाए तो प्लांट कैसे जान लेता है कि हमारी चीज़ है या ये पराई चीज़ है। तो यहाँ पर सिलेक्शन और रिजेक्शन कैसे होता है, इसी चैप्टर में अंत में बताएंगे। तो हम तुम्हें बताना चाहते हैं कि टैपेटम ही है, कुछ ऐसी प्रोटीन सिक्रीट करती है जो पॉलिन ग्रेन को अपने और पराये पहचानने के लायक बना देती है। साथ ही साथ अभी एक और बात बताएंगे, एक एंजाइम निकलता है यहाँ से कैलेज।
क्या निकलता है? कैलेज। क्या करता है? थोड़ा सा धैर्य को तब बताएंगे और कुछ और चीज़ें बताएंगे। तो एक ये तो इसका जो जो टैप्टम है, इसकी दो बातें बहुत बड़ी बात खास है। एक तो ये कहा जाता है कि ये जो सेल्स होती हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, और अगर ये मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं है तो ये पॉलीप्लॉइडी दर्शाती है। पॉलीप्लॉइडी का मतलब समझते हो ना? प्रत्येक क्रोमोसोम एक एक हो, मोनोप्लॉइड। प्रत्येक क्रोमोसोम दो दो हो, पेयर में हो, डिप्लॉइडी, ट्रिप्लॉइडी, टेट्राप्लॉइडी, ऐसे। तो ये सेल्स या तो पॉलीप्लॉइडल होती हैं या फिर जो है मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। क्या क्या करती है थोड़ा सा भी और बताएंगे। बताते हैं जब ये अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल है, चलो एक बना के दिखाएं। मान लो ये है माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब हम यहां पर एक बना के दिखा रहे हैं, ठीक है? एक बना के दिखा दी। चलो ये है मान लो एक सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक। इसमें अब होता है रिडक्शन डिवीजन, मतलब अर्धसूत्री विभाजन। क्योंकि तुमने सुना होगा गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। और अगर तुमने कभी मियोसिस पढ़ा हो, अर्धसूत्री विभाजन पढ़ा हो, 2 चरण में पूरा हो पाता है। जैसे मान लो ये सेल है तो अभी इसमें एक बार डिवीजन होगा ऐसे, 2 डॉटर सेल बनेंगी, मगर उनमें गुणसूत्र आधे रह जाते हैं, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होकर हाफ हो जाता है। लेकिन अभी मियोसिस खत्म नहीं हुआ, प्रत्येक डॉटर सेल में फिर अभी डिवीजन होगा। इससे 2 डॉटर सेल बनेंगी, इसमें भी होगा, इससे भी 2 बनेंगी। मियोसिस में एक पेरेंट सेल से कितनी डॉटर सेल बनती? टोटल 4 बनती। इधर इसे कंप्लीट कर दें, थोड़ा देखने में ठीक लगे। तो हम ये बता रहे थे कि मियोसिस 2 स्टेप में होता है। हाँ, यहाँ से यहाँ तक जो डिवीजन हुआ इसको कहते हैं मियोसिस फर्स्ट, या इसी को वास्तव में रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक क्रोमोसोम नंबर तो रिड्यूस हो नहीं रहा, इसको कहते हैं मियोसिस सेकेंड, या इसको इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। तो इन्हीं पॉलिन मदर सेल में इस तरह से मियोसिस होगा। और इसकी जगह पर बस अच्छी बात यह है कि तुम हमेशा जानते हो 1 अनार 100 बीमार, मतलब फीमेल का नंबर हमेशा कम, मेल का नंबर ज़्यादा होता है। ह्यूमन में ही देखें तो हम लोगों की फीमेल में एक बार में 1 महीने में 1 ओवा निकलता है, और जबकि मेल के शरीर से एक बार में 300 मिलियन स्पर्म निकलते हैं, इनकी 3000 लाख। तो यहाँ पर इस स्पोरोजीनस टिश्यू में जितनी भी सेल हैं लगभग सब सेल्स मम्मी का काम कर सकती हैं, मदर सेल का काम कर सकती हैं। यानी कि सारी सेल्स बच्चों को अर्थात माइक्रोस्पोर को जन्म दे सकती हैं। तो हम इसको हटा दें जरा, इसकी जगह पर एक से पढ़ा रहे हैं क्योंकि होंगी तो बहुत सारी, ऐसे 4 हैप्लॉइड सेल बना दी, ठीक ऐसे। अब इन हैप्लॉइड सेल को कहेंगे माइक्रोस्पोर, और जब तक 2n थी तब तक माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते थे, ठीक। तो हम ये बता रहे थे कि टैप्टम जो है कई सारे काम करती है। एक तो क्या है, ये सेल्स इन डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को भोजन देती है, पोषण देती है, नरिशमेंट प्रोवाइड कराती है। साथ ही साथ इन्हीं से तमाम जो होते हैं हार्मोन्स और एंजाइम निकल सकते हैं। साथ ही साथ हम तुम्हें एक बात और बताएं कि जब ये एक मदर सेल से 4 सेल्स बनती हैं तो अर्ली स्टेज में ये भी संभावना होती है कि चारों माइक्रोस्पोर आपस में चिपके हों, ऐसे चिपके हों किसी चीज़ से, ऐसे चिपके हों। और सोचो भाई कि इस मटर के पौधे से मान लो पॉलिन ग्रेन, मटर में तो चलो ज़्यादातर सेल्फ पॉलिनेशन होता है, लेकिन इसे समझाने के लिए कह रहे हैं कि मान लो इस मटर के पौधे से पॉलिन ग्रेन चिपका के कोई मधुमक्खी यहाँ लाना चाहती है, कोई बटरफ्लाई यहाँ लाना चाहती है, तो अगर चारों चिपके होंगे तो वजन ज़्यादा होगा,
ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आएगी। तो बताते हैं ये टैपेटल सेल हैं जो एक एंजाइम निकालती हैं जिसका नाम कैलेज था, जिससे ये बीज का सब्सटेंस गल जाता है, सारे पॉलन ग्रेन अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए कैलेज भी निकालती है। आसान होता ना। एक और बात बताएं, देखो जितने विंड पॉलिनेटेड प्लांट होते हैं उनके तो पॉलन ग्रेन को हवा ट्रांसफ़र करती है, पॉलन ग्रेन्स लाइट वेटेड होने चाहिए और नॉन स्टिकी होने चाहिए। लेकिन जितने इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट होते हैं इनके पॉलन ग्रेन जितने ज़्यादा चिपचिपे होंगे तो किसी इंसेक्ट बॉडी पर उतनी आसानी से चिपक जाएंगे, वो बड़ी आसानी से एक पौधे से दूसरे पौधे तक ले जाएगा। इसलिए बताते हैं जितने इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट होते हैं उनके पॉलन ग्रेन के ऊपर एक ऑयली सब्सटेंस की कोटिंग होती है जिससे वो स्टिकी हो जाते हैं, और इस कोटिंग को कहते हैं पॉलन किट। कहाँ से आती है? स्वयं टैपेटल सेल ही सिक्रीट करती है। बात होता ना। एक और बहुत गजब का काम करती है टैपेटल सेल। क्या करती हैं? चलो एक अलग से बना लें, एक अलग से बना लें। ये मान लो इनर मोस्ट लेयर, थोड़ी एक टैपेटल सेल हम लोग बड़ी सी बना ले रहे हैं तो ऐसा लगता है ये है टैपेटल सेल की सेल वॉल। अंदर हम बनाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस, सब कुछ ठीक। ये टैपेटल, और मान लो यहाँ भरे हैं ये पॉलन ग्रेन मतलब माइक्रोस्पोर। ये टैपेटल सेल्स क्या करती हैं? पहले एक लिपॉइड बॉडी यानी कि फैटी कंपाउंड सिक्रीट करती है अंदर से, और बाद में इसके ऊपर एक सब्सटेंस की कोटिंग बना देती है। ये जो बाहर से सब्सटेंस चिपकाया है इसको कहते हैं स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन कहते हैं। और अंदर लिपिड बॉडी थी, और दोनों मिला दो तो कहलाती यूबिस बॉडी। और ये यूबिस बॉडी आके इस पॉलन ग्रेन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाती है, जिसको अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे एक्साइन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्साइन कहते हैं। बताते हैं स्पोरोपोलेनिन बड़ा रेजिस्टेंट सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ऐसा कोई एंजाइम नहीं बना जो इसको डाइजेस्ट कर सके। इसको उबलते हुए पानी में डाल दो तो भी नष्ट नहीं होगा, एसिड एल्कली में डाल दो तो भी नष्ट नहीं होता है। ये मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहलाता है। अभी तक जितने ऑर्गेनिक सब्सटेंस खोजेंगे सबसे ज़्यादा ये रेजिस्टेंट होता है, नष्ट ही नहीं होता है। बस होता ना। तो इस तरह से हम तुम्हें बता रहे थे कि टैपेटम इतने सारे काम करती है। ये जो मिडिल लेयर है, जब ये पॉलन ग्रेन डेवलप हो रहे होते हैं तब तक हम तुम्हें बताएं ज़्यादातर क्या होता है, ये होता है कि ऐसे तो इन 3 लेयर का मेन काम था सुरक्षा देना, इसका सबसे बड़ा काम था न्यूट्रिशन देना। लेकिन जैसे जैसे ये पॉलन ग्रेन मैच्योर होने लगते हैं, बताते हैं, तब तक ये टैपेटम और मिडिल लेयर नष्ट हो जाती है, ऐसे डिजेनरेट कर जाती है। अब बात बची है एपिडर्मिस और एंडोथीसियम की। तो प्रोटेक्शन तो सभी देती है। एंडोथीसियम क्या करती है? तो हम तुम्हें बताएं कि जब ये एंथर मैच्योर हो जाता है तो प्रेशर पड़ता है, और जैसे सोचो इन सेल्स पे प्रेशर पड़े, नीली वाली सेल्स पर, एंडोथीसियम पर, तो ये इधर को खिंचाव करेंगी, ये इधर को खींचेंगी। तो ये जो जगह है जहाँ पर सेल वॉल काफ़ी कमज़ोर है, इस शर्ट को इधर भी खींचे, इधर भी खींचे, जहाँ पे कमज़ोर है वहाँ से फट जाएगी। बताते यहीं से एंथर, स्टोमियम वाली जगह से एंथर फट जाता है। तो समझ गए होंगे एंडोथीसियम का काम क्या होता है? डेहिसेंस ऑफ एंथर, जिसकी वजह से यहाँ से पॉलन ग्रेन का डिस्पर्सल हो जाता है, रिलीज हो जाते हैं। समझ गए ना? तो स्पोरेंजिया की दीवार में 4 लेयर बताई, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर। वैसे तो इन तीनों का काम था प्रोटेक्शन देना, इसके बहुत सारे फंक्शन बताए थे। इसका एक स्पेशल फंक्शन बताया था डेहिसेंस ऑफ एंथर, अर्थात एंथर का फटना। ठीक है, एक छोटी सी बात और बताएं, हालांकि सिलेबस में है नहीं। जब ये एक पॉलन मदर सेल से 4 पॉलन ग्रेन बनते हैं तो इनका अरेंजमेंट कैसा होता है? शुरू में जब चिपके रहते हैं तब तक इस अवस्था को क्या कहते हैं? टेट्राड। टेट्रा माने होते हैं 4। अब नहीं जरूरत है, हमको पढ़ाए जाते थे ये टेट्राड कई प्रकार के हो सकते हैं। बात समझना? जैसे मान लो
पॉलन ग्रेन्स का अरेंजमेंट कैसा है टेट्राड में, उसके आधार पर 4 प्रकार हो सकते हैं। जैसे मान लो ये हमने ऐसे 3 रखे नीचे, 1 इनके ऊपर रख दिया, 4 हो गए। तो ऐसे अरेंजमेंट को टेट्राहीड्रल कहते थे। ऐसे टेट्राड को टेट्राहीड्रल टेट्राड कहते थे। अगर 2 मान लो इधर से रख दिए, थोड़े बड़े बड़े ले लें, ऐसे 2 ऐसे एक तरफ और 2 एक तरफ, ऐसे रख दिए, चारों चिपके हों। आइसोबाइलेटरल टेट्राड, आइसो माने होते ही समान, अब बाई माने 2 राइट लेफ्ट साइड में ऐसे चिपके 2 ऐसा भी होता था, क्रॉस करते हुए ऐसे रखे जाएं। डेकुसेट, चारों एक ही लाइन में चिपके हों। लीनियर टेट्राड, और ऐसा होता हो कि ये अंग्रेजी की टी जैसे अगर दिखाई दे तो इसको कहते थे, देख लेना, डेकुसेट कहते थे इसी को। पास होता ना। तो हमें तो अरेंजमेंट ऑफ पॉलन भी पढ़ाया जाता था कि टेट्राड में पॉलन का अरेंजमेंट कैसा होता है। हाँ, कुछ एक फैमिली अपवाद है। जैसे तुमने आर्किड का नाम सुना हो। आर्किड में ये माना जाता है कि एक माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर 4 की तो बात छोड़ो, जितने पॉलन ग्रेन बनते हैं एक माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, वो सब आपस में से चिपक जाते हैं और कोई थैली टाइप की स्ट्रक्चर बना लेते हैं ऐसे, है ना। और इस थैला को क्या कहते हैं? पॉलिनियम। क्या कहते हैं? पॉलिनियम। और उसकी जो एडजेसेंट है माइक्रोस्पोरेंजिया, उसमें भी तमाम बनते होंगे और वो भी आपस में चिपक जाते हैं। तो ये करो, दूसरी पॉलिनियम बन गई ऐसे ना। पास होते ना। और फिर ये होता है, ये थैला तो है पॉलिनियम और इसके स्टाक को, डंठल को कॉर्डिकल कहते हैं। लेकिन 2 एडजेसेंट माइक्रोस्पोरेंजिया की पॉलिनिया आपस में किसी ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर द्वारा चिपक जुड़ जाती है इसके द्वारा से, और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं कार्पस्कुलम। क्या कहते हैं? कार्पस्कुलम। तो एक बार पूछा गया था कि पॉलिनिया किस फैमिली में दिखती है, तो जो आर्किड वाली फैमिली होती है, और एक और फैमिली होती है एस्क्लिपेडेसी, तो इसमें 2 में दिखाई देती है पॉलिनिया। थोड़ा सा देख लेना क्योंकि एक आध क्वेश्चन आ जाता है बाहर का। हम बात ये कह रहे थे कि जो पॉलन ग्रेन बने अंदर, चलो इनका जिक्र और करते हैं थोड़ा सा। ठीक, ये पॉलन ग्रेन होता कैसा है? देखो, पॉलिटिक ग्रेन मतलब परागकण। तो ये बता रहे थे कि जब उस चेम्बर के अंदर बनता है एक पॉलन ग्रेन, मत भूलना कि ये भी एक प्रकार की प्लांट सेल ही है। और सेल कोई भी हो, सबसे बाहर तो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाएंगे, ऐसे न्यूक्लियस बनाएंगे, साइटोप्लाज्म बनाएंगे, अंदर वो सारे सेल ऑर्गेनेल भी बनाएंगे जो कि एक प्लांट सेल में होने चाहिए। ठीक है, बस मियोसिस के बाद बना था इसलिए हैप्लॉइड होगा। लेकिन इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक ऐसे कंटिन्यूअस लेयर होती है ये, ठीक। और वो जो अभी यूबिस बॉडी बताई थी, उस यूबिस बॉडी की वजह से इस इंटाइन के ऊपर एक और एक्स्ट्रा कवरिंग बनी थी ऐसे।
मगर ये एक्स्ट्रा कवरिंग कंटिन्यूस नहीं होती, कहीं कहीं पर इसमें गैप होता है। जैसे तुमने कभी फुटबॉल देखी, फुटबॉल की रबर के ब्लैडर के ऊपर ऐसा लगता है लेदर की कवरिंग होती है, छोटे छोटे सटकोड़ी पैच बनाए जाते ना, लेकिन जो लेदर का पैच है एक आधा छुटा दो, क्या होगा, बाहर से ही दिखने लग जाएगा ब्लैडर। तो ऐसा ही होता है, जो जहाँ पे ब्लैडर पैच हटा दोगे ब्लैडर दिखेगा, अर्थात अंदर डायरेक्ट इंटाइन दिखेगी। इस जगह को कहते हैं जर्म पोर। बाहर क्या बनाई, इस आउटर डिसकंटिन्यूअस लेयर को एक्साइन कहते हैं, जो कि स्पोरोपोलिनिन की बनी थी, और इनर सेलुलोज और पैक्टिन की इस लेयर को इंटाइन कहते हैं। ठीक। हाँ, ये जो पॉलन ग्रेन हमने बनाया, माइक्रोस्पोर बनाया है, ये कह सकते हो कि अभी सिंगल सेल्ड है, इसके अंदर एक ही सेल है। कैसा है, सिंगल सेल्ड। चाहे माइक्रोस्पोर कह दो, चाहे पॉलन ग्रेन कह दो, बहुत एक ही है, या केवल पॉलन लिख दो, ये अभी सिंगल सेल्ड है। ठीक, सिंगल सेल्ड है। जैसे जैसे टाइम व्यतीत होगा, मत भूलना कि ये सारा खेल ये एंथर के अंदर ही हो रहा, अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया में। जैसे जैसे समय व्यतीत होता है तो ये बताया जाता है कि इस सेल में डिवीजन हो जाता है, इस सेल में 1 से 2 सेल बन जाती हैं। हाँ, ये अलग बात है कि एक सेल बड़ी बनती है और दूसरी सेल ऐसे छोटी बनती है ना। अभी भी बाहर इंटाइन है, इन माने होती है अंदर, अभी भी बाहर एक्साइन है, एक्स शब्द एक्सटर्नल से लिया गया। ठीक, तो हम तुम्हें बताएंगे कि अगर यहाँ चाकू चलता तो इस तरह से 2 सेल बननी चाहिए थी, एक ये, लेकिन यहाँ पता नहीं भगवान की माया है, ऐसे चाकू चलता है कि 2 सेल तो बनती हैं, लेकिन दोनों अलग अलग नहीं होती। माना जाता है कि एक बड़ी सेल तो बनती है, एक छोटी भी बनती है, लेकिन जो बड़ी सेल है इसी के अंदर फंसी रह जाती है छोटी सेल, और दिखने में भी वो स्पिंडल शेप्ड होती है ऐसे। ठीक, तो अभी भी ये पॉलन ग्रेन ही कहलाएगा, मतलब माइक्रोस्पोर ही कहलाएगा। मगर अब कैसा कहलाएगा, 2 सेल्ड। जो बड़ी सेल होती है इसको कहते हैं वेजिटेटिव सेल। और जो छोटी वाली है इसको कहा जाता है जनरेटिव सेल। ये जेनेसिस करेगी मेल गैमीट का। अभी पूरा पॉलन ग्रेन मेल गैमीट नहीं है, इस सेल से बना करेगा। तो ऐसा लगता है पॉलन ग्रेन जो है वो मेल गैमीट को धारण करने वाला पौधा है, इसलिए चाहे इसको पॉलन ग्रेन कह दो, या कभी कभी इसको मेल गैमीटोफाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेल गैमीटोफाइट।
फाइट, हालांकि मैच्योर पॉलन ग्रेन को कहना चाहिए मेल गैमेटोफाइट। अभी इस पे मेल गैमेट है नहीं, इसलिए अभी नहीं कहना चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि ज़्यादातर एंजियोस्पर्म में इसी समय अर्थात 2 सेल्ड स्टेज में ही एंथर फट जाते हैं और यहाँ से पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाते हैं। 2 सेल्ड, मोर देन 60% एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज में ऐसा ही होता है, 2 सेल्ड स्टेज में पॉलिनेशन हो जाता है। और कुछ फैमिलीज में ऐसा भी होता है कि एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज हो उससे पहले इस सेल में भी डिवीजन हो जाता है और तब जाके 2 मेल गैमेट बनते हैं। एक चलो हमने इधर बना दिया, एक इधर बना दिया, बात समझते ना। जब मेल गैमेट आ जाएंगे तब इसी को मेल गैमेटोफाइट कहेंगे, पॉलन ग्रेन को। ठीक है, तो हम यही बता रहे थे पॉलन ग्रेन के बारे में 2-4 शब्द लिख दें अगर। पहला पॉइंट तो तुम समझ ही गए होगे कि पॉलन ग्रेन कुछ नहीं है, एक सिंपल सी सेल है, अर्थात 25 से 50 माइक्रोमीटर वाली स्फेरिकल स्ट्रक्चर है पॉलन ग्रेन ना। और क्या बोला था, कवर्ड विद 2 लेयर, एक्साइन और एंटाइन। अच्छा, ये जो एक्साइन होती ना, ये सकल सूरत में भांत भांत प्रकार की हो सकती है। जैसे तुमने वुड एप्पल देखा हो, बेल जिसका शरबत बनाते हैं, वो बाहर से देखने में एकदम चिकना है तो ये बिल्कुल स्मूथ सरफेस हो सकता है। धतूरा या कटहल देखा हो, ऊपर से खुरदरा होता है तो इसकी अलग डिजाइन हो सकती है। घोंगा देखा हो, स्नेल, उसकी जो सेल है ऐंठी हुई लगती है ना। तो बताते हैं इस जो एक्साइन होती है वो भांत भांत प्रकार का आर्किटेक्चर दर्शा सकती है। और इसका जो हमारे टैक्सोनोमिस्ट होते हैं वो बड़ा फ़ायदा उठाते हैं, वो पॉलन ग्रेन से ये पहचान लेते हैं कि पॉलन ग्रेन ये किस फैमिली के प्लांट का है। टैक्सोनॉमी में इसका इस्तेमाल होता है। तुम्हें ध्यान नहीं होगा, जो कैरोलस लिनियस ने क्लासिफिकेशन किया था उसको कहते थे सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। वो फूल के एंजियोस्पर्मिक प्लांट के सेक्सुअल पार्ट अर्थात फ्लोरल कैरेक्टर का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। आसात ना। तो इस तरह से यही 2-4 पॉइंट है कि पॉलन ग्रेन स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जिनका डायमीटर 25 से 50 माइक्रोन का हो सकता है। प्रत्येक पॉलन ग्रेन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर 2-2 एक्स्ट्रा कवरिंग होती हैं, एक एक्साइन और एक इंटाइन कहलाती है। एक्साइन स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है और डिसकंटिन्यूअस लेयर होती है और पोर्स को जर्म पोर कहते हैं, जबकि इंटाइन कंटिन्यूअस लेयर होती है, सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। जब माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं तो शुरुआत में सिंगल सेल्ड होते हैं, जैसे जैसे मैच्योर होते हैं इस सेल में डिवीजन हो जाता है, एक बड़ी और एक छोटी सेल बन जाती है। छोटी सेल आगे चल के जनरेट करेगी, जेनेसिस करेगी मेल गैमीट को, इसलिए उनको जनरेटिव सेल कहते हैं। और ये भोजन स्टोर करती है, फूड स्टोर करती है, और जो भोजन स्टोर करते हैं वो बल्कि बहुत होते हैं ना। तो बड़ी सेल है, इसका मेन काम होता है फूड स्टोरेज का, इसको वेजिटेटिव सेल कहते हैं, ठीक है ना। मोस्ट एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज़ में अर्थात 60% एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज़ में हम तो बता चुके हैं कि पॉलन ग्रेन किस स्टेज में रिलीज होते हैं, 2 सेल्ड स्टेज में, लेकिन कभी कभी 3 सेल्ड स्टेज में भी हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, अब एक और बात बताएं, ये एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज हुए, एंथर फटने के बाद पॉलन ग्रेन जिंदा कितने समय तक रह सकते हैं। थोड़ी सी एक छोटी सी हेडिंग, वायबिलिटी ऑफ पॉलन। पॉलन लिख दो चाहे पॉलन ग्रेन लिख दो, बात एक ही। तो भाई अलग अलग होती सब में। यहाँ से रिलीज होने के बाद
ये पॉलन ग्रेन कितने समय तक वायबल रह सकता है, कितने समय तक जिंदा रह सकता है। तो सबका अलग अलग होता है, वेरिएशन दर्शाती है वायबिलिटी। कहा जाता है जितने सीरियल प्लांट होते हैं, जैसे व्हीट है कि नहीं, राइस, इनमें एक बार एंथर से रिलीज हो जाए और अगर सेम स्पीसीज की स्टिग्मा पर नहीं पहुंचा तो आधा घंटे के अंदर ये पॉलन ग्रेन मर जाता है। वायबिलिटी कितनी होती है? लेस देन 30 मिनट्स। ऐसे। लेकिन कुछ ऐसी भी फैमिली है जैसे सोलेनेसी, लेग्यूमिनोसी, रोजेसी, है ना, सोलेनेसी, लेग्यूमिनोसी, रोजेसी, ये ऐसी फैमिलीज हैं जिसमें पॉलन ग्रेन रिलीज होने के बाद भी महीनों जिंदा रह सकते हैं। तो वायबिलिटी जो है वेरिएशन दर्शाती है। अच्छा, तुम्हें पता जैसे इंसान में अब क्या होने लगा है कि जिन लोगों के मान लो स्पर्म काउंट कम है या कई फीमेल अपनी स्वेच्छा से किसी आइडियल पुरुष का सीमेन इस्तेमाल कर सकती हैं, इसके लिए सीमेन बैंक बनाना शुरू कर दिया। वैज्ञानिकों ने सीड बैंक बनाना शुरू कर दिया। इसी तरह जो अच्छी क्रॉप प्लांट हैं, जो अच्छी नस्ल के पौधे हैं, वैज्ञानिक उनके पॉलन ग्रेन को पॉलन बैंक में स्टोर करना शुरू कर दिए और बताते पॉलन बैंक में पॉलन ग्रेन को इतने डिग्री टेम्परेचर पर बरसों बरस के लिए रखा जा सकता है। कितने डिग्री टेम्परेचर पर? -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर बरसों बरस तक के लिए इसको पॉलन ग्रेन को रख सकते हैं। बात होते ना। लेकिन किस में रखा जाता है? लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है। तो इस तरह से पॉलन बैंक में बरसों बरस तक हम लोग रख सकते हैं पॉलन ग्रेन को। एक छोटी सी बात और है कि ठीक है, माना कि पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेटोफाइट है, यानी कि प्लांट के लिए, एंजियोस्पर्म प्लांट के लिए पॉलन ग्रेन का बड़ा इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट जनरेशन आने में मदद मिलती है। हमारे लिए क्या फ़ायदा है? हमारे लिए भी कुछ इनका महत्व है। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो हम तुम्हें बताएं कि पता नहीं तुम जानते हो नहीं जानते हो, हम तो गांव में रहे हैं, तो हमने देखा कि कई बार ऐसी घास के पौधे उगते हैं जिनसे धूल सी उड़ती रहती है, नाक में चली जाए तो छींक आना शुरू हो जाता है। ऐसे ही हुआ क्या कि गेहूं का सीड विदेश से मंगाया गया और गेहूं के फसल में एक बिल्कुल गेहूं जैसे दिखने वाला एक पौधा उगता है। गांव में कहते हैं ठपूसो, कहीं मामा कहते हैं। क्या नाम होता है उसका? पार्थीनियम या कैरेट ग्रास कहते हैं। तो बताते हैं उससे पॉलन निकलते हैं और वो तुम्हारी नाक में चले जाएंगे तो एलर्जी होने लगती है, छींक आने लगती है, जुकाम हो जाता है। लंबे समय तक जाते रहें तो हो सकता है श्वास नली में सूजन आ जाए, ब्रोंकाइटिस हो जाए। अस्थमा भी तो यही है, एलर्जिक अटैक ऑफ ब्रीथलेसनेस। तो इस तरह से इनका हार्मफुल इफेक्ट ये है कि हमें ये रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर काज कर सकते हैं हमारे अंदर। ये तो इनका हार्मफुल इफेक्ट हुआ, लेकिन फ़ायदा भी है। जो पॉलन है इनको न्यूट्रिएंट रिच माना जाता है, इनके अंदर पोषक तत्व माने जाते हैं। और तुम जानते हो हम लोगों से अमेरिकी जो पश्चिमी देश के लोग हैं वो ज़्यादा अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, ज्ञानी होते भी होंगे, और उनको तो पता चल जाए कि कहाँ भोजन है, खाना शुरू कर दिया। मुर्गी के अंडे में भोजन है, खाना शुरू कर दिया। तो बताते हैं जो वेस्टर्न कंट्री के लोग हैं वो पॉलन ग्रेन्स को ऐसे सप्लीमेंट्री न्यूट्रिएंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और ऐसा वो लोग सोचते हैं कि इससे स्टेमिना बढ़ती है। तो जो एथलीट्स होते हैं या जो रेस में घोड़ा इस्तेमाल किया जाते हैं उनको पॉलन ग्रेन्स खिलाते हैं ताकि उनके शरीर की शक्ति बढ़ जाए, स्टेमिना बढ़ जाए और वो अच्छा परफॉर्म कर सकें। असल में मार्केट में तो टैबलेट के रूप में, सिरप के रूप में बिकता है। तो इस तरह से हमने तुम्हें पूरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अभी बताया। अब हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है ना, लेकिन वो सेकंड लेक्चर में पढ़ेंगे।